हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू एसेट बिल्डर यूट्यूब चैनल। और आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि शेयर मार्केट में कौन कौन सी इनकम होती है और उसके ऊपर कौन कौन सी टैक्सेबिलिटी बनती है, और एक्चुअल में ये जो टैक्सेबिलिटी है वो हमें आईटीआर में किस तरह से दिखानी है, और उसमें जो भी टर्नओवर और प्रॉफिट एंड लॉस का कैलकुलेशन है प्लस बैलेंस शीट का कैलकुलेशन है, तो ये सारा कैलकुलेशन कैसे करना है और कहाँ कहाँ पे एंट्री करनी है, तो उसका हम डिटेल में डिस्कशन करेंगे। तो एंड तक मेरे साथ इस वीडियो में बने रहे। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पे देख लेते हैं कि किस किस टाइप की इनकम होती है और उसका कैलकुलेशन किस तरह से करना है, ताकि हम जब फाइलिंग करें तब हम आसानी हो। तो इस तरह से टेबल बनाना है, तो टेबल किस तरह से बनाना और कैलकुलेशन कैसे करना वो देख लेते हैं। उसके बाद हम देखेंगे कि कौन से हेड में ये इनकम हमें शो करनी है, और एक्चुअल में हम इनकम टैक्स इंडिया की वेबसाइट पे जाके ये सारी चीज़ें देखेंगे। प्लस लॉस किस तरह से कैरी फॉरवर्ड होता है और कितने साल तक आप कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं, और साथ में ही आपका मान लीजिए कैपिटल गेन में प्रॉफिट हुआ है लेकिन इंट्राडे में लॉस हुआ है, या फिर फ्यूचर ऑप्शन में प्रॉफिट हुआ है इंट्राडे में लॉस हुआ है, तो आपस में सारी चीज़ें किस तरह से सेट ऑफ होती है उसका भी हम डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि शेयर मार्केट में कौन कौन सी इनकम हो सकती है। तो यहाँ पे टोटली 4-5 टाइप की इनकम है जो आपको हो सकती है अगर आप शेयर मार्केट के अंदर ट्रेडिंग कर रहे हैं। तो यहाँ पे हो सकता है कि आपके लिए एक दो चीज़ एप्लीकेबल हो और बाकी की चीज़ एप्लीकेबल ना हो, लेकिन फिर भी वीडियो पूरा देखिए, क्योंकि जब शेयर मार्केट में हम काम करते हैं तो सारी चीज़ें हमें समझना जरूरी है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि एसटीसीजी क्या होता है। एसटीसीजी का मतलब सबको पता है कि अगर आपने कोई भी शेयर बाय किया और विद इन 1 ईयर आप उसको सेल कर देते हैं, तो यहाँ पे जरूरी नहीं है कि फाइनेंशियल ईयर के अंदर ही उसको सेल करना है। फॉर एग्जांपल, आपने 1 अगस्त को कोई शेयर बाय किया, उसको नेक्स्ट ईयर 1 अगस्त से पहले मान लीजिए कि 30 जुलाई को आपने सेल कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पे 1 साल कंप्लीट नहीं हुआ, और तो इसकी टैक्सेबिलिटी जो है वो इस साल में बनेगी। फॉर एग्जांपल, ये था 2022 में और आपने नेक्स्ट जुलाई 23 में इसको सेल किया, तो इसकी टैक्सेबिलिटी आपको नेक्स्ट ईयर दिखानी पड़ेगी। अब क्योंकि ये आपका फाइनेंशियल ईयर हो गया 23-24, तो आपका ये जो टैक्सेबिलिटी बनेगा वो असेसमेंट ईयर 24-25 में दिखाना है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको क्लियर हो गई, ठीक है। अब यहाँ पे असेसमेंट ईयर एंड फाइनेंशियल ईयर का भी मैं एक बार डिफरेंस आपको दिखा देता हूँ। तो फाइनेंशियल ईयर का मतलब है कि आपने जितनी भी फाइनेंशियल एक्टिविटी की वो फाइनेंशियल ईयर हो गया। तो ये जनरली काउंट होता है 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च। तो अगर मैं एग्जाम्पल दूँ तो भी, और अगर मैं असेसमेंट ईयर की बात करूँ तो यहाँ पे असेसमेंट का मतलब है कि आपने लास्ट फाइनेंशियल ईयर में जो भी इनकम अर्न की है उसका असेसमेंट आपको इस साल में करना है। तो अभी जो असेसमेंट ईयर चल रहा है वो 2023-24 चल रहा है, लेकिन यहाँ पे आपको जो इनकम दिखानी है वो दिखानी है फाइनेंशियल ईयर 2022-23 की। तो ये चीज़ आई होप कि क्लियर हो गई है। तो यहाँ पे जो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है, तो आपने विद इन 1 ईयर अगर शेयर को सेल किया तो जिस डेट को सेल किया उसी डेट को आपको फाइनेंशियल ईयर काउंट करना है, और उसके नेक्स्ट असेसमेंट ईयर में आपको इसकी इनकम दिखानी है। फिर दूसरा है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में अगर आपने कोई शेयर को 1 साल से ज़्यादा होल्ड किया है, तो वहाँ पे आपका जो भी कैपिटल गेन या फिर लॉस बना है उसको हम बोलेंगे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, ठीक है। उसके बाद है इंट्राडे। तो इंट्राडे का मतलब है कि आपने विद इन डे अगर किसी शेयर को बाय या सेल कर दिया है, तो वहाँ से जो भी आपका प्रॉफिट एंड लॉस बनेगा वो पूरा आएगा इंट्राडे में, और ये जो आपकी इनकम है वो स्पेक्युलेटिव इनकम में जाएगी, जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे। उसके बाद है फ्यूचर एंड ऑप्शन में ट्रेडिंग। तो अगर आप फ्यूचर में ट्रेडिंग कर रहे हैं या फिर ऑप्शन में ट्रेडिंग कर रहे हैं, तो इसका जो भी प्रॉफिट एंड लॉस है, यहाँ पे आप भले ही विद इन अ डे करें या फिर पोजिशनल फ्यूचर एंड ऑप्शन करें, तो ये सारी जो इनकम है वो बिजनेस इनकम में काउंट होती है, और उसके ऊपर जो टैक्सेबिलिटी है वो नॉर्मल आपके जो भी टैक्स रेट है उस हिसाब से टैक्सेबिलिटी बनेगी। सिमिलरली इंट्राडे में भी है कि आपकी जो भी टैक्सेबिलिटी है वो आपकी जो भी टैक्स स्लैब रेट है उसी हिसाब से ही बनेगी, ठीक है। तो यहाँ पे टैक्स स्लैब का मतलब है कि आपकी टोटल इनकम यहाँ पे मिलाई जाएगी, उसमें आ जाएगी सैलरी इनकम, फिर हाउस प्रॉपर्टी की इनकम, अदर सोर्स से इनकम, फिर कैपिटल गेन से इनकम और बिजनेस इनकम। तो ये सारी इनकम जो है उसको मिला के जितनी भी इनकम बनती है वो सारी इनकम में आपका जितना भी टैक्स रेट लगता है उस हिसाब से यहाँ पे टैक्सेबिलिटी लगेगी। अब यहाँ पे कैपिटल गेन में टैक्सेबिलिटी थोड़ी अलग से लगती है, और बिजनेस में आपकी टैक्सेबिलिटी टैक्स स्लैब के हिसाब से लगती है।
लेकिन यहाँ पे मैंने समेशन किया, उसका मतलब ये नहीं कि अगर मान लीजिए कि आपने बिजनेस में लॉस किया है और यहाँ पे सैलरी में प्रॉफिट है, फॉर एग्जांपल 10 लाख सैलरी है और यहाँ पे बिजनेस में -10 लाख है, तो यहाँ पे आपकी टैक्सेबल इनकम जीरो हो जाएगी। ऐसा नहीं है, क्योंकि यहाँ पे कुछ सेट ऑफ के रूल्स है, तो ये सेट ऑफ के रूल्स भी जानना जरूरी है। अभी ये कौन से सेक्शन में हम दिखा सकते हैं वो चीज़ हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे क्लियर है कि ये जो दो इनकम है, शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, वो हमें अलग अलग दिखानी है, लेकिन उसका जो इनकम हेड है वो एक ही है, वो है कैपिटल गेन। फिर दूसरा है इंट्राडे फ्यूचर ऑप्शन। तो ये सारी इनकम बिजनेस इनकम है, लेकिन इसमें दो सेग्रीगेशन है। सबसे पहले है स्पेक्यूलेटिव बिजनेस एंड दूसरा है नॉन स्पेक्यूलेटिव बिजनेस। तो स्पेक्यूलेटिव बिजनेस में आपका इंट्राडे ट्रांजैक्शन आएगा, जो भी आपने इक्विटी में इंट्राडे किया है वही, और नॉन स्पेक्यूलेटिव में फ्यूचर एंड ऑप्शन आएगा, भले ही आपने वो इंट्राडे में किया हो या फिर आपने पोजिशनल ट्रेडिंग में किया हो। ठीक है, तो ये चीज़ क्लियर करनी जरूरी है, क्योंकि काफ़ी सारे लोगों का क्वेश्चन आता है कि मैंने फ्यूचर एंड ऑप्शन किया है लेकिन मैं सिर्फ और सिर्फ इंट्राडे ही करता हूँ, तो क्या मुझे ये स्पेक्यूलेटिव में दिखाना चाहिए? तो यहाँ पे क्लियरली नो है, ये आपकी इनकम आएगी बिजनेस इनकम में। तो यहाँ पे बिजनेस इनकम के कुछ फायदे हैं और स्पेक्यूलेटिव इनकम के कुछ नुकसान है, जो मैं आगे डिस्कस करूंगा। फिर नेक्स्ट है डिविडेंड इनकम। तो डिविडेंड इनकम जो है वो अदर इनकम के अंडर में आती है। जैसे आपका सेविंग बैंक अकाउंट से इंटरेस्ट मिला, या फिर आपने कोई एफडी करवाई थी वहां से इंटरेस्ट मिला और आपको डिविडेंड मिला, तो ये सारी अदर इनकम में आती है। या फिर आपने कोई एक प्रॉपर्टी रेंट आउट की है, वहां से कुछ रेंटल इनकम हो रही है, तो ये सारी अदर इनकम में आती है। तो यहाँ पे जो डिविडेंड इनकम है वो आपको अदर इनकम में दिखानी है, और यहाँ पर भी टैक्सेबिलिटी आपकी नॉर्मल टैक्स स्लैब के हिसाब से लगेगी। तो यहाँ पे जो स्पेशल टैक्स रेट है वो सिर्फ और सिर्फ ये दोनों में है, STCG एंड LTCG। तो यहाँ पे हमारा टैक्स रेट है 15% एंड यहाँ पे टैक्स रेट है 10%। अब यहाँ पे और एक क्वेश्चन आता है कि STCG फ्लैट 15% है या किस तरह से? तो जब भी आपकी इनकम 2.5 लाख से ऊपर होगी, उसके बाद ही अगर आपको कैपिटल गेन हो रहा है, तब भी आपकी ये इनकम है वो टैक्सेबल काउंट की जाएगी। फॉर एग्जाम्पल आपकी 2.5 लाख की सैलरी इनकम है, प्लस आपको 1 लाख का कैपिटल गेन हो गया। ठीक है, अब ये मान लीजिए कि शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है, तो इसके ऊपर 15% मतलब 15,000 रुपये का टैक्स लगेगा। ठीक है, या फिर अगर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है तो अप टू 1 लाख यहाँ पे फ्री है, उसके बाद अगर 1 लाख से ज़्यादा इनकम है तभी आपको टैक्सेबिलिटी लगेगी। तो अगर आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है सैलरी के ऊपर 1 लाख का, तो यहाँ पे टैक्स 0 लगेगा। लेकिन अगर आपका 2 लाख का कैपिटल गेन है तो यहाँ पे -1 लाख कर देना है, और बाकी का जो 1 लाख है उसके ऊपर 10% मतलब कि 10,000 रुपये का टैक्स यहाँ पे लगेगा। ठीक है, तो इस तरह से काउंट करना है। तो यहाँ पे आपकी टोटल इनकम कितनी हो जाती है? 2.5 लाख प्लस 2 लाख इज इक्वल टू 4.5 लाख। तो यहाँ पे भले ही आपकी इनकम 4.5 लाख है, लेकिन फिर भी आपकी टैक्सेबिलिटी कितनी बनी? 10,000 रुपये। ठीक है, तो ये चीज़ क्लियर होगी। अभी यहाँ पे जो इनकम हेड है उसमें आपको कैपिटल गेन दिखाना है 11A में और 11-2A में। ये सारा चीज़ देखने से पहले हम देख लेते हैं कि ये दोनों इनकम दिखाने के लिए हमें क्या क्या कैलकुलेशन करने पड़ेंगे। तो यहाँ पे मेरे पास जो एक्सेल शीट है वो मैंने ज़ेरोधा अकाउंट के टैक्स पैनल ही डाउनलोड की हुई है। अगर आपका अकाउंट दूसरे ब्रोकर के साथ भी है तो आपको भी इस तरह से टैक्स पैनल मिल जाएगा, जहाँ पे सारी डिटेल दी होती है। लेकिन हो सकता है कि वहाँ पे थोड़ा बहुत आपको कैलकुलेशन करना पड़े। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले इक्विटी वाले पोर्शन में चले जाता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इन लोगों ने डायरेक्टली सेग्रीगेट करके दे दिया है, इंट्राडे में कितना प्रॉफिट है, शॉर्ट टर्म में कितना प्रॉफिट है, लॉन्ग टर्म में कितना प्रॉफिट है। अब यहाँ पे मैंने जो शीट ली है उसमें लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म में नेग्लिजिबल प्रॉफिट है, या फिर बाकी इंट्राडे स्पेक्यूलेटिव में थोड़ा सा प्रॉफिट है। तो यहाँ पे डेटा थोड़े से कम है, लेकिन फिर भी मैं आपको कैलकुलेशन समझा देता हूँ, जिसमें हम सबसे पहले शॉर्ट टर्म प्रॉफिट एंड लॉन्ग टर्म प्रॉफिट की बात करेंगे। तो अगर हम शॉर्ट टर्म प्रॉफिट की बात करें तो आपके पास अगर ट्रांजैक्शन ज़्यादा है तो यहाँ पे पूरी शीट बहुत ही सारे डेटा के साथ आएगी। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको क्या करना है कि सबसे पहले नीचे जाके आपको बाय एंड सेल वैल्यू निकाल लेनी। तो यहाँ पे आप कर्सर रखिए और ऑटो सम कर दीजिए और एंटर कर दीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे जितने भी कॉलम होगी उसका सम हो जाएगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पे 4-5 एंट्री है, तो यहाँ पे मैंने कर्सर रखा, ऑटो सम कर दिया, एंटर कर दिया, तो ये पूरा सम हो गया। फिर यहाँ से इस कर्सर को पूरा ड्रैग कर लीजिए। ठीक है, तो ये जितना भी कॉलम होगा वो सबका समेशन हो जाएगा। तो हमें यहाँ पे क्या मिल जाएगा? सेल वैल्यू। तो सिमिलरली आपको जाना है शॉर्ट टर्म वाले में, और यहाँ पे आपको पूरा इस तरह से ड्रैग कर लेना, और जितना भी आपका वैल्यू होगा उसका पूरा समेशन हो जाएगा। अब मान लीजिए कि आपका अकाउंट अपस्टॉक में है या फिर एंजल 1 में है, तो वहाँ पे हो सकता है कि ये सारी चीज़ आपको एक साथ दे दे। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि इस तरह से सेग्रीगेट कर लेना है। वहाँ पे किस तरह से आप सेग्रीगेट कर सकते हैं? आपको जितने भी ट्रांजेक्शन है उसमें शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म को फिल्टर लगा देना है।
ठीक है। तो नॉर्मल जो फिल्टर होता है, जिस फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने कर्सर रखा और यहाँ पे फिल्टर कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पे आपका जो भी होगा शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म वो लिखा होगा या फिर उसमें कुछ ना कुछ दिया होगा जिससे आप फिल्टर कर सकते हैं। तो वो चीज़ से आप फिल्टर कर लीजिए, फिर जितने भी डेटा है उस डेटा को कॉपी कर लीजिए और एक आप अलग अलग शीट बना लीजिए जिसमें आपका शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन एंड स्पेक्यूलेटिव। तो इस तरह से आप सबसे पहले सेग्रीगेट कर लीजिए ताकि आपको कैलकुलेशन में आसानी हो। तो यहाँ पे मेरे पास शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन में सेल वैल्यू है वो 20,500 है। तो मैं यहाँ पे टोटल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन 20,500 एंटर कर देता हूँ, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि टोटल मैंने इतने सेल किए थे, अब मुझे इसकी बाय वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ पे ये टोटल बाय वैल्यू है, तो ये बाय वैल्यू है 20,230। तो यहाँ पे बाय वैल्यू 20,230, ठीक है। अभी एक्सपेंस कैसे निकालना है वो हम बाद में डिस्कस करते हैं और यहाँ पे नेट प्रॉफिट एक्सपेंस के बाद बनेगा। उससे पहले हम लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन देख लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो आपका एक्सपेंस है वो टोटल में दिए रहते हैं। अगर आपके ब्रोकर में इस तरह से सेग्रीगेट करके दिए तो कोई क्वेश्चन ही नहीं है, तो आप वहाँ पे डायरेक्टली ब्रोकरेज को सेग्रीगेट करके दिखा सकते हैं। क्योंकि जीरोधा में यहाँ पे चार्जेस जो है वो कॉमन दिए हुए हैं, तो यहाँ पे टोटल चार्जेस लगे हैं 1,123। तो मुझे यहाँ पे दोनों में सेग्रीगेट करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे लॉन्ग टर्म ट्रांजेक्शन तो है ही नहीं, तो ये पूरा एक्सपेंस है वो शॉर्ट टर्म में आएगा। अगर मान लीजिए कि ये दोनों में ट्रांजैक्शन होते तो मुझे यहाँ पे डिवाइड कर देना था, तो जिसमें जितना प्रॉफिट हुआ है उस हिसाब से मैं डिवाइड कर देता। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मुझे 10,000 का प्रॉफिट हुआ है और यहाँ पे मुझे 5,000 का प्रॉफिट हुआ है, ठीक है। और टोटल चार्जेस मेरे लगे हैं 1,500 रुपये, ठीक है। तो यहाँ पे मैं 1,000 रुपये का दिखा दूंगा और यहाँ पे मैं 500 रुपये का दिखा दूंगा, ठीक है। तो इस तरह से आप कैलकुलेशन कर सकते हैं। आई होप कि ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ रही है, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं कुछ डेटा ले लेता हूँ ताकि यहाँ पे आपको पता चले कि किस तरह से कैलकुलेशन करना है। फॉर एग्जांपल अगर ये मेरे स्पेक्यूलेटिव वाले जो ट्रांजेक्शन है वो स्पेक्यूलेटिव वाले ना होते हुए ये सारे ट्रांजेक्शन मेरे अगर लॉन्ग टर्म वाले होते तो मैं यहाँ पे डेटा पेश कर देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर भी आप ऑटो सम कर दीजिए, तो यहाँ पे टोटल वैल्यू बन के आ जाएगी और यहाँ पे मैं थोड़ा सा ड्रैग कर लेता हूँ। तो इस तरह से आपके डेटा बन गए। अब यहाँ पे टोटल सेल वैल्यू कितनी थी, तो यहाँ पे थोड़ा सा बड़ा फिगर निकल के आ रहा है 11,48,000, ठीक है। तो यहाँ पे मेरा सेल्स कंसिडरेशन हो जाएगा 11,48,500 फॉर एग्जांपल। एंड मेरा बाय वैल्यू कितना हो जाएगा, ये मेरा हो गया बाय वैल्यू 11,46,690,559 है, ठीक है। मुझे यहाँ पे एक्सपेंस एंटर करने, क्योंकि यहाँ पे टोटल एक्सपेंस जो है वो 1123 है, तो यहाँ पे मैं 1123 डाल देता हूँ। अब क्योंकि ये मैंने डमी डेटा बनाया है तो यहाँ पे एक्सपेंस अभी मैं नहीं दिखा रहा हूँ, जीरो दिखा रहा हूँ। अगर आपके एक्चुअल में ट्रांजेक्शन हुए होते तो टोटल इसका जो एक्सपेंस है ऊपर दिखाते, या फिर अदर ब्रोकर है तो वहाँ पे सेग्रीगेट करके भी दिखाते। तो यहाँ पे मुझे नेट प्रॉफिट कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले जो भी सेल वैल्यू है उसमें से मुझे बाय वैल्यू माइनस करनी है, उसके साथ साथ एक्सपेंस भी माइनस करने हैं। तो जितना एक्सपेंस लगा है तो ये मेरा हो गया नेट प्रॉफिट। तो यहाँ पे नेट लॉस हुआ है और यहाँ पे इस तरह से प्रॉफिट हुआ है। तो ये 4 डेटा आपको चाहिए ITR फाइलिंग में, तो इसीलिए मैं यहाँ पे टेबल बनाने के लिए बोल रहा हूँ, ठीक है। इसके अलावा और एक डेटा है जो है LTCG फॉर डेट फंड एंड बॉन्ड फंड, ठीक है। अब यहाँ पे क्योंकि हम ब्रोकर की बात कर रहे हैं, अब हो सकता है कि आपने म्यूचुअल फंड के अंदर भी इन्वेस्ट किया होगा, और म्यूचुअल फंड में भी 2-3 कैटेगरी रहती है, जैसे एक है इक्विटी और एक है डेट, ठीक है। तो अगर आपने इक्विटी में इन्वेस्ट किया है और आपने कोई भी फाइनेंशियल ईयर में उसको सेल किया है, तो जब आप सेल करते हैं तभी आपकी टैक्सेबिलिटी लगती है। अगर आपने कोई भी म्यूचुअल फंड सेल किया है तो उसकी एंट्री आपको STCG या फिर LTCG में दिखानी पड़ेगी। तो यहाँ पे म्यूचुअल फंड में जो भी ट्रांजैक्शन हुआ है, अगर आपका जीरोधा कॉइन में हुआ है तो आपको यहाँ पे दिखा देगा, यहाँ पे आपको म्यूचुअल फंड वाले में दिखा देगा। लेकिन अगर आपने म्यूचुअल फंड का ट्रांजैक्शन किसी और ऐप से किया है या फिर आपने डायरेक्टली केम्स कार्वी से किया है, तो फिर आप केम्स एंड केफिन कार्ड ये दोनों का स्टेटमेंट डाउनलोड कर लीजिए। तो ये दोनों स्टेटमेंट डाउनलोड करने के लिए आपको गूगल पे चले जाना है और यहाँ पे लिखना है केम्स कैपिटल गेन स्टेटमेंट डाउनलोड, ठीक है। तो यहाँ पे आपको डाउनलोड म्यूचुअल फंड रियलाइज कैपिटल गेन आ जाएगा। अब यहाँ पे आपको दिखा रहा है कैपिटल गेन लॉस स्टेटमेंट, मतलब गेन या फिर लॉस जो भी हो। यहाँ पे फाइनेंशियल आपको सिलेक्ट कर लेना है प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर, क्योंकि ये फाइनेंशियल ईयर का हमें नेक्स्ट ईयर दिखाना है। अभी हम जो फाइलिंग कर रहे हो लास्ट फाइनेंशियल ईयर का कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे पान कार्ड वगैरह डिटेल डाल दीजिए और यहाँ पे हो सके तो टैक्स में ले लीजिए
तो यहाँ पे आप एक्सेल फॉर्मेट में लीजिए ताकि आपको कोई भी कैलकुलेशन करना हो तो आसानी हो, और सबमिट कर दीजिए। और यहाँ पे एक पासवर्ड भी डालना पड़ेगा, आपकी ईमेल पे डायरेक्टली लिंक आ जाएगा, वहाँ से डाउनलोड कर लीजिए। तो केम्स के साथ जितने भी म्यूचुअल फंड है उसका आपको कैपिटल गेन यहाँ से मिल जाएगा। और कैफिन कार्ड के साथ जो भी है उसके लिए आप फिर से गूगल पे चाहिए और आप लिखिए कैफिन कार्ड कैपिटल गेन स्टेटमेंट और यहाँ पे क्लिक कर लीजिए। तो जैसे हमने केम्स में किया इसी तरह से यहाँ पर भी आपको प्रीवियस ईयर करना है और आपको यहाँ पे ऑल म्यूचुअल फंड कर देना, ताकि आपके ध्यान में अगर कोई म्यूचुअल फंड ना आए तो सारा स्टेटमेंट आ जाए। और यहाँ पे पासवर्ड डाल दीजिए, सबमिट कर दीजिए, ठीक है। और एक्सेल शीट में डाउनलोड करिए। तो यहाँ पे आपको 2 एक्सेल शीट मिल जाएगी। जितना भी कैपिटल गेन बना है उसमें जैसे हमने इस शीट में कैलकुलेशन किया कि कितना मेरा प्रॉफिट एंड लॉस बना है, उसी हिसाब से उसमें भी बाय एंड सेल वैल्यू आपको दिखाएगा। तो वहाँ पर भी सेल वैल्यू, बाय वैल्यू एंड प्रॉफिट एंड लॉस ले लीजिए। वहाँ पे कोई ट्रांजैक्शन चार्जेस आपको डायरेक्टली दिखेंगे नहीं, क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस है वो आपका फाइनली एक्सपेंस के बाद ही दिखाएगा। तो वहाँ पे एक्सपेंस वाले कॉलम में तो आपका 0 आएगा। तो यहाँ पे आपका STCG ये जो बना वो आपका डीमेट से बना। तो आपका जितना भी STCG है, मान लीजिए कि आपके मल्टीपल डीमेट भी हो, जेरोधा है, अपस्टॉक से, आप मान लीजिए कि सभी ब्रोकर के साथ ट्रेडिंग कर रहे हैं, प्लस आपका म्यूचुअल फंड में भी है। तो ये तीनों का एंट्री यहाँ पे लिख लीजिए। तो यहाँ पे एक STCG कॉलम बनाइए और यहाँ पे सेल वैल्यू एक जेरोधा की, अपस्टॉक की एंड म्यूचुअल फंड की। सिमिलरली बाय वैल्यू, बाय वैल्यू, बाय वैल्यू। फिर इसका फॉर्मूला लगा के आपको P&L निकाल लेना है। तो ये जो तीनों है उसका समेशन होके फाइनल फिगर यहाँ पे आपको दिखेगा, ठीक है। तो हो सके तो इसका एक अलग से टेबल बना लीजिए STCG का। उसके बाद जो भी फाइनल वैल्यू आती है, टोटल वैल्यू, टोटल बाय वैल्यू, एक्सपेंस एंड नेट प्रॉफिट, तो ये सारी चीज़ आपको ओनली इनकम टैक्स में 4 एंट्री करनी है, भले ही आप मल्टीपल अकाउंट में ये सारी चीज़ें कर रहे हैं। सिमिलरली आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के लिए भी एप्लीकेबल है। आपके जितने भी अकाउंट हो उसमें आप कर रहे हो, तो वहाँ पे जितना भी आपका टोटल वैल्यू बनता है उसको आपको समेशन करके फाइनली यहाँ पे दिखाना है। तो ये हो गई इक्विटी की बात। अगर आप डेट फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो वहाँ पे टैक्सेबिलिटी थोड़ी सी अलग रहती है। डेट फंड में टैक्सेबिलिटी आपकी विथ इंडेक्सेशन रहती है। तो यहाँ पे विथ इंडेक्सेशन का मतलब ये है कि आपने जब बाय किया है तब से एक इन्फ्लेशन काउंट होगा और इन्फ्लेशन के साथ आपका जितना रिटर्न बना होगा वो रिटर्न आपका 0 होगा। फॉर एग्जाम्पल 7% इन्फ्लेशन रहा है तो 7% के रेट से जो भी काउंट हुआ है वो आपका 0 माना जाएगा। और मान लीजिए कि आपने 8% रिटर्न कमाया है लेकिन इन्फ्लेशन 7% था, तो आपका इफेक्टिव जो रिटर्न है वो 1% ही काउंट होगा। तो ये सारी चीज़ कैलकुलेट करने के लिए एक वैल्यू आती है जिसमें हमें कॉस्ट एडजस्टेड इन्फ्लेशन इंडेक्स की एक वैल्यू है CII करके, तो वो वैल्यू हमें एंटर करनी रहती है और उससे पूरा कैलकुलेशन हो जाता है। तो यहाँ पर भी आपको क्या करना है, बाय वैल्यू एंड सेल वैल्यू निकाल लेना है और नेट प्रॉफिट कितना हुआ और यहाँ पे इंडेक्सेशन वाला एंटर कर देना है। तो आपका जो भी प्रॉफिट एंड लॉस बनेगा उसके ऊपर टैक्सेबिलिटी बहुत ही कम बन जाएगी। अब ये जो चीज़ है वो दिस ईयर के लिए एप्लीकेबल है। नेक्स्ट ईयर से आपका इंडेक्सेशन वाला जो बेनिफिट है वो गवर्नमेंट ने ऑलरेडी नील कर दिया है, तो यहाँ पे आपको ये बेनिफिट मिलने वाला नहीं है। और यहाँ पे जो टैक्सेबिलिटी है वो 20% बनती है, लेकिन 20% आफ्टर इन्फ्लेशन एडजस्टमेंट, ठीक है। तो ये हमारा हो गया। फिर उसके बाद आता है इंट्राडे फ्यूचर एंड ऑप्शन। तो यहाँ पे फ्यूचर एंड ऑप्शन में हमें सेल वैल्यू कंसिडरेशन की जगह पे टर्नओवर कैलकुलेट करना पड़ता है। तो टर्नओवर कैलकुलेट करने के लिए सिंपल मेथड है, आपका जो भी प्रॉफिट एंड लॉस बना है, प्रॉफिट हो या फिर लॉस हो, उसको आप प्लस कर दीजिए। मतलब प्रॉफिट भी है तो भी प्लस करिए, लॉस भी है तो भी प्लस कर दीजिए। मतलब एब्सोल्यूट वैल्यू है उसका समेशन कर दीजिए, वो आपका हो जाएगा टर्नओवर। तो यहाँ पे मैं चले जाता हूँ फ्यूचर एंड ऑप्शन में, ठीक है। अब फ्यूचर एंड ऑप्शन में आप देखिए यहाँ पे जीरोधा ने थोड़ा सा अलग करके दे दिया है। यहाँ पे ऑप्शन का प्रॉफिट दे दिया, फ्यूचर का प्रॉफिट दे दिया है और यहाँ पे टर्नओवर भी दे दिया है। तो ये फिगर हम यहाँ से डायरेक्टली एंटर कर सकते हैं, ठीक है। अब लेकिन मान लीजिए कि आपका ब्रोकर कोई अलग है और ये वैल्यू आपको अलग से नहीं दिया है, तो आपको कैलकुलेट कैसे करना है। तो सबसे पहले हम ऑप्शन का देख लेते हैं। तो ये ऑप्शन है और ये ऑप्शन के ट्रांजेक्शन है, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने ऑलरेडी कैलकुलेशन करके रखा है। अब ये जो कॉलम है वो यहाँ पे प्रोवाइड नहीं की थी, मैंने कैलकुलेशन किया है। तो यहाँ पे क्या करना है, आपको सिंपल एक फॉर्मूला लगाना है एब्सोल्यूट वाला, ABS करके ABS, और ये जो रियलाइज प्रॉफिट लॉस है वो सेल ले लेना है और एंटर कर देना। तो यहाँ पे जो माइनस है वो प्लस हो गया, फिर प्लस है वो तो प्लस ही रहा, फिर ये जो माइनस 11,900 है वो प्लस हो गया, ठीक है। तो इस तरह से पूरी फिगर्स जो है वो प्लस में हो जाएगी और इसका एक हम टोटल नीचे लगा लेंगे, ठीक है। यहाँ पे कर्सर रखे और यहाँ पे ऑटो सम कर दीजिए, तो आपका जितना भी ऊपर का है वो सम हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारा टोटल कितना निकल के आया, 9,60,700, ठीक है। तो ये हमारा टोटल टर्नओवर हो गया। अभी हम ऊपर देख लेते हैं, तो यहाँ पर भी जो बनाया कैलकुलेशन दिया है वो भी 9,60,700 दिया है,
ठीक है। सिमिलरली फ्यूचर के केस में भी कर लेना है। यहाँ पर भी फ्यूचर के कुछ ट्रांजैक्शन है, तो फ्यूचर के ट्रांजैक्शन में भी यहाँ पे जो भी रियलाइज प्रॉफिट एंड लॉस है उसको एब्सोल्यूट कर लेना है और यहाँ पर ऑटो सम करके एंटर कर देना है। और ये जो हमारा वैल्यू निकल के आया उसको एक बार मैं बोल्ड कर देता हूँ, 10,341। ठीक है, तो हमें जो ऊपर कैलकुलेशन दिया है उसमें भी 10,341। ठीक है, तो ये दोनों जो नंबर है उसको हमें यहाँ पे हमारी शीट्स में एंटर कर देने। तो यहाँ पे सबसे पहले फ्यूचर का हम ले लेते, तो फ्यूचर का टर्नओवर है 10,341 एंड ऑप्शन का टर्नओवर है 9,60,712। तो ये हमारा टर्नओवर हो गया। अभी यहाँ पे रियलाइज प्रॉफिट एंड लॉस क्या है वो हमें एंटर कर देना है। तो यहाँ पे मेरा रियलाइज प्रॉफिट एंड लॉस 1,15,467 और यहाँ पे फ्यूचर में लॉस है -8,676। ओके, और यहाँ पे हमें एक्सपेंस भी डालने हैं। तो एक्सपेंस में भी यहाँ पे सिमिलरली पूरा हमें टोटल एक्सपेंस दिए, तो यहाँ पे मैंने सब एक्सपेंस का समेशन कर लिया। अब यहाँ पे एक्सपेंस कितने आए, टोटल 1,16,837। ठीक है, अब यहाँ पे एक्सपेंस आपको अलग अलग करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप जब अल्टीमेटली फाइल करेंगे तो ये पूरा जो डेटा है उसका समेशन करके एंटर करना है। तो यहाँ पे मैं एक्सपेंस सिर्फ और सिर्फ एक ही शीट में काउंट कर लेता हूँ। तो यहाँ पे मेरा जो एक्सपेंस है वो है 116837। 116837। तो यहाँ पे मैं इक्वल करके रियलाइज प्रॉफिट निकालता हूँ। तो यहाँ पे मैं इक्वल करके नेट प्रॉफिट निकालता हूँ। तो नेट प्रॉफिट मेरा क्या बनेगा, रियलाइज प्रॉफिट माइनस एक्सपेंस। ठीक है, तो ये मेरा रियलाइज प्रॉफिट है, एक्चुअल में यहाँ पे लॉस है। ठीक है, तो ये सारी फिगर्स हमें मिल गई। ठीक है, अभी यहाँ पे हमें टर्नओवर मिल गया, लेकिन यहाँ पे कोई बाय वैल्यू नहीं है। ठीक है, तो बाय वैल्यू अगर आप एक्चुअल में डालेंगे तो यहाँ पे आपका एक्चुअल में जो प्रॉफिट एंड लॉस है वो निकल के नहीं आएगा। अब क्योंकि यहाँ पे टर्नओवर की वैल्यू इंपॉर्टेंट है तो इसीलिए हमें टर्नओवर की फिगर्स डालनी है। तो यहाँ पे मुझे एक और चीज़ एंटर करनी पड़ेगी, बाय वैल्यू। तो बाय वैल्यू में कैसे काउंट करूँगा, अब यहाँ पे ये जो फिगर्स है मैंने थोड़ा उल्टे डाल दिए। तो यहाँ पे मैं ऑप्शन लिख देता हूँ, पहले हमने ऑप्शन के डेटा डाले फिर फ्यूचर के। अब यहाँ पे मुझे डालना है 960,712 एंड नीचे आएगा 10,341। तो यहाँ पे ये मेरा टोटल वैल्यू बन गया। अभी यहाँ पे मुझे बाय वैल्यू निकालना है, तो ये मेरा टर्नओवर है माइनस मेरा प्रॉफिट। ठीक है, तो ये मेरा बाय वैल्यू हो गया। तो जब भी टर्नओवर को हम एज ए सेल वैल्यू काउंट करेंगे और इसको बाय वैल्यू, तो टर्नओवर माइनस बाय वैल्यू करेंगे तो हमारा रियलाइज प्रॉफिट आ जाएगा, माइनस एक्सपेंस करेंगे तो नेट प्रॉफिट मिल जाएगा। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पे फ्यूचर के केस में भी होगा। तो इसको मैं सिंपली ड्रैग कर लेता हूँ। ठीक है, तो ये हो गया हमारा फ्यूचर एंड ऑप्शन का। अभी हम इंट्राडे का एक बार देख लेते हैं। तो इंट्राडे का हमारा आएगा इक्विटी में। तो यहाँ पर भी हमने ऑलरेडी काउंट करके रखा है बाय एंड सेल वैल्यू। तो यहाँ पर भी जो टर्नओवर है उसका कैलकुलेशन डायरेक्टली रियलाइज प्रॉफिट एंड लॉस से ही करना है, और जितना भी रियलाइज प्रॉफिट एंड लॉस है उसको हमें यहाँ पे पॉजिटिव कर देना पहले, फिर उसके बाद हमें समेशन कर देना है। तो एब्सोल्यूट फिगर करके समेशन किया तो हमारा टर्नओवर निकल के आया 5,107 और यहाँ पे ऑलरेडी इसका टर्नओवर दिया हुआ है 5,107। तो ये मैं मास्टर शीट में एंटर कर देता हूँ 5,107। अभी रियलाइज प्रॉफिट क्या है इंट्राडे में, वो है 1831। तो यहाँ पे रियलाइज प्रॉफिट 1831 एंड एक्सपेंसेस क्या है, तो यहाँ पे मैं एक्सपेंसेस जीरो रखता हूँ, क्योंकि ये जो एक्सपेंसेस मैंने दोनों काउंट कर लिए लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन में, क्योंकि वहाँ पे मुझे ज़्यादा बेनिफिट होगा। तो यहाँ पे मैं एक्सपेंस जीरो रखता हूँ और यहाँ पे मैं इसको ड्रैग कर लेता हूँ ताकि मुझे नेट प्रॉफिट मिल जाए, और जो बाय वैल्यू है उसमें भी मैं ड्रैग कर लेता हूँ। तो सिमिलरली जैसे फ्यूचर ऑप्शन में इस तरह से यहाँ पर भी बाय वैल्यू काउंट हो जाएगा। अब यहाँ पे एक्चुअली एक्सपेंसेस जीरो नहीं लेना चाहिए। अगर आपके ज़्यादातर जो ट्रांजेक्शन है वो स्पेक्युलेटिव वाले में ही है तो आपको यहाँ पे पूरा कैलकुलेशन करना पड़ेगा, और आप हो सके तो ये तीनों में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए। जैसे ये जो चार्जेस है वो जितने भी आपके टोटल प्रॉफिट एंड लॉस है उस हिसाब से यहाँ पे इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए। ठीक है, या फिर दूसरा है कि आपका जितना भी टोटल ट्रांजेक्शन है, फॉर एग्जांपल है कितने ट्रांजेक्शन, 6 ट्रांजेक्शन है और यहाँ पे 1 ट्रांजेक्शन है। ठीक है, तो ये रेशियो में डिवाइड कर लीजिए। तो 6 ट्रांजेक्शन में उस हिसाब से ज़्यादा एक्सपेंस आएगा और 1 ट्रांजेक्शन में कम आएगा। तो यहाँ पे कोई क्लियर कट अलग से दिया नहीं है, यहाँ पे हमें कुछ वैल्यू एंटर करनी है, इसलिए यहाँ पे एक्सपेंस तो यहाँ पे हमने एक्सपेंस एक में ही ले लिया, बाकी सारा यहाँ पे जीरो कर दिया। ठीक है, तो ये हमारा नॉर्मल हो गया। और डिविडेंड इनकम में आपको सिर्फ और सिर्फ एंट्री कर देनी है। तो क्योंकि यहाँ पे जीरोधा में डिविडेंड इनकम दी हुई है तो यहाँ पे आप डायरेक्टली ले सकते हैं। क्योंकि इसके केस में कोई भी डिविडेंड रिसीव नहीं हुआ है तो यहाँ पे कोई एंट्री नहीं है। अगर आपके केस में डिविडेंड रिसीव हुआ है तो यहाँ पे जितनी भी एंट्री है पूरा समेशन कर लीजिए और वो एंट्री आप यहाँ पे एंटर कर दीजिए। तो यहाँ पे मैं फॉर एग्जांपल मान लेता हूँ कि आपको डिविडेंड रिसीव हुआ है 10,000 रुपये का।
तो वो आप यहाँ पे ले लीजिए। ठीक है, तो इतने डेटा आपके पास हो गए तो आपका जितना भी शेयर मार्केट रिलेटेड ट्रांजेक्शन है उसका आप एंट्री ITR में आराम से कर सकते हैं। इसके अलावा और एक चीज़ का हमें ज़रूरत पड़ेगा, वो है क्वार्टर वाइज प्रॉफिट एंड लॉस। तो यहाँ पे जब आप इक्विटी में जाएंगे तो क्वार्टर वाइज जितना भी आपका प्रॉफिट एंड लॉस होगा उसको आपको सेग्रीगेट करना पड़ेगा। तो क्वार्टर वाइज सेग्रीगेट करने के लिए थोड़ा सा मुश्किल काम है, लेकिन आपका बहुत ही बड़ा प्रॉफिट एंड लॉस नहीं आ रहा है तो आपको सिंपली क्या करना है कि आपको सारा जो ट्रांजेक्शन है वो एक ही क्वार्टर में दिखा देना है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है कि जितना भी आपका प्रॉफिट एंड लॉस है वो आपको फर्स्ट क्वार्टर में ही दिखा देना है। अब यहाँ पे क्वार्टर वाइज जो सेग्रीगेशन दिखाना है उसका मतलब ये है कि यहाँ पे टोटल Q1, Q2, Q3 एंड Q4 इस तरह से 4 क्वार्टर है। तो आपका अगर एक क्वार्टर में सबसे ज्यादा प्रॉफिट हुआ है तो यहाँ पे आपका जो भी टैक्स बनता है वो विद इन दिस क्वार्टर आपको एडवांस टैक्स पे कर देना है। तो इसीलिए ये बाइफर्गेशन देना जरूरी है। लेकिन क्योंकि हमारे केस में इतना ज्यादा अगर प्रॉफिट नहीं है तो ये जो इंटरेस्ट भी लगता है आपको अगर आपने एडवांस टैक्स नहीं पे किया तो वो भी बहुत ही नेग्लिजिबल होगा या फिर टैक्सेबिलिटी हो सकता है कि जीरो हो। तो इसीलिए यहाँ पे हमें एक ही क्वार्टर में सारा चीज दिखा देना है ताकि आपको ये सारा कॉम्प्लिकेटेड कैलकुलेशन ना करना पड़े। ठीक है, अभी हम ये सारी चीज ITR में किस तरह से एंटर करनी है वो देखेंगे, लेकिन उससे पहले हम थोड़े से कुछ रूल्स देख लेते। तो यहाँ पे कैपिटल गेन है वो तो कैपिटल गेन हेड में आएगी और यहाँ पे जो सेक्शन एप्लीकेबल है वो 11A है, इन लॉन्ग टर्म कैपिटल के लिए है 112। तो ये जो इक्विटी रिलेटेड ट्रांजेक्शन है उसके लिए ये यहाँ पे मैंने जो आपको डेट पोर्शन वाला बताया था उसमें ये दोनों एप्लीकेबल नहीं है, उसमें हमें अलग से दिखाना पड़ेगा। तो यहाँ पे कैपिटल गेन जो है उसमें हमें टोटल 3 सेक्शन में ये एंटर करनी पड़ेगी। और यहाँ पे आपका जो भी लॉस है, मान लीजिए कि अगर आपको यहाँ पे लॉस हुआ है नेट, जैसे यहाँ पे शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस है, प्रॉफिट नहीं है, माइनस में है, तो ये जो लॉस है हम 8 साल तक कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। और अगर हमें फ्यूचर में प्रॉफिट होता है तो वहाँ पे हम एडजस्ट कर सकते हैं ताकि हमें फ्यूचर में जो कि टैक्सेबिलिटी है वो हम अवॉइड कर सके। ठीक है, तो अगर आपका शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस है तो आप लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन या फिर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन दोनों के साथ एडजस्ट कर सकते हैं। तो जैसे यहाँ पे मेरा लॉन्ग टर्म में प्रॉफिट है और शॉर्ट टर्म में लॉस है तो यहाँ पे ये दोनों एडजस्ट हो जाएगा और इसका दोनों का समेशन जो आएगा उसके ऊपर भी मेरी अभी टैक्सेबिलिटी लगेगी। तो यहाँ पे लॉन्ग टर्म में आपका 10% जो लगने वाला है वो ये दोनों का समेशन होने के बाद ही लगेगा। ठीक है, सिमिलरली अगर आपका लॉन्ग टर्म में लॉस है तो लॉन्ग टर्म का जो लॉस है वो ओनली एंड ओनली लॉन्ग टर्म के प्रॉफिट के साथ ही एडजस्ट होता है। तो यहाँ पे मान लीजिए कि आपका लॉस था -80,000 का, ठीक है, और यहाँ पे आपको 80,000 का प्रॉफिट था। ठीक है, तो ये दोनों आपस में एडजस्ट नहीं होंगे और यहाँ पे ये जो लॉस है आपका कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा और आप फ्यूचर में जब कैपिटल गेन में प्रॉफिट करेंगे, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में, तभी एडजस्ट होगा। लेकिन ये साल में आपका 80,000 का जो प्रॉफिट है शॉर्ट टर्म में, वो शॉर्ट टर्म के प्रॉफिट के ऊपर आपको टैक्स पे करना पड़ेगा। अब आपको ऐसा लगेगा कि मेरा यहाँ पे टोटल जो प्रॉफिट है वो तो जीरो है लेकिन फिर भी मुझे टैक्स पे करना पड़ेगा। तो यहाँ पे रूल्स ही ऐसे है कि अगर आप लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस में और शॉर्ट टर्म कैपिटल प्रॉफिट में तो ये दोनों आप एडजस्ट नहीं कर सकते। ठीक है, उसके बाद है इंट्राडे एंड फ्यूचर ऑप्शन का। तो यहाँ पे ये दोनों में डिफरेंस ये है, जो इंट्राडे है वो हमारा है स्पेक्युलेटिव बिजनेस एंड जो फ्यूचर एंड ऑप्शन है वो है हमारा बिजनेस प्रोफेशन। ठीक है, तो स्पेक्युलेटिव में आपने जो भी लॉस किया है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे इंट्राडे ट्रांजेक्शन में आपने प्रॉफिट किया है, ठीक है, और यहाँ पे आपने ऑप्शन एंड फ्यूचर में लॉस किया है। तो यहाँ पे फ्यूचर एंड ऑप्शन, यहाँ पे प्रॉफिट है और यहाँ पे लॉस है, तो यहाँ पे फ्यूचर एंड ऑप्शन का लॉस आपका इसके साथ सेट ऑफ हो जाएगा। तो यहाँ पे जो फ्यूचर एंड ऑप्शन का लॉस है वो आपका सेट ऑफ स्पेक्युलेटिव बिजनेस के साथ हो जाएगा। लेकिन मान लीजिए कि यहाँ पे स्पेक्युलेटिव में आपका -10,000 का लॉस है और यहाँ पे फ्यूचर एंड ऑप्शन में आपने 10,000 का प्रॉफिट कमाया है। ठीक है, तो इस केस में आपका जो स्पेक्युलेटिव वाला लॉस है उसको कैरी फॉरवर्ड करना पड़ेगा और यहाँ पे जो ऑप्शन का प्रॉफिट है उसके ऊपर आपकी टैक्सेबिलिटी बनेगी। ठीक है, तो यहाँ पर भी आपको लग रहा है कि ऑल ओवर तो मैं तो 0 में हूँ फिर भी मुझे टैक्स भरना पड़ रहा है। ठीक है, लेकिन क्योंकि रूल्स ही ऐसे है तो आपको यहाँ पे टैक्सेबिलिटी लगती है। ठीक है, तो स्पेक्युलेटिव का जो भी लॉस है वो आप नेक्स्ट ईयर स्पेक्युलेटिव बिजनेस से प्रॉफिट करेंगे उसके साथ ही सेट ऑफ कर सकते हैं। या फिर हो सकता है कि आपने मार्केट में स्पेक्युलेशन करके लॉस किया है लेकिन आपने घोड़ों की रेस में पैसे लगाए और वहाँ पे प्रॉफिट किया है, तो वहाँ पे आपका सेट ऑफ बन जाएगा और यहाँ पे आपका जो भी प्लस और माइनस होगा वो आप दिखा सकते हैं। तो इसीलिए प्रिफरेबल है कि जो इंट्राडे या फिर स्पेक्युलेटिव टाइप के ट्रांजेक्शन है वो ना करें और मोस्ट प्रिफरेबल है कि फ्यूचर और ऑप्शन ट्रांजेक्शन भी ना करें अगर आप लॉस में रहते हैं लगातार। तो
अगर आप प्रॉफिट बनाते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। और दूसरा एक चीज़ कि यहाँ पे जो इंट्राडे का स्पेकुलेटिव बिजनेस लॉस है उसको आप 4 साल तक ही कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं, उसके बाद आप कैरी फॉरवर्ड भी नहीं कर सकते। अभी हम देखते हैं कि ये सारी चीज़ें हमें कहाँ पे एंटर करनी है। तो सबसे पहले मैं चले जाता हूँ इनकम टैक्स इंडिया की वेबसाइट पे। तो जब भी आप ITR फाइलिंग करेंगे तो यहाँ पे इस तरह से सिलेक्ट शेड्यूल करने को आएगा। तो सबसे पहले तो जनरल शेड्यूल तो सबको सिलेक्ट करना ही है। फिर इनकम में आपका अगर सैलरी है तो सैलरी वाला शेड्यूल सिलेक्ट कर लीजिए, हाउस प्रॉपर्टी वाला है तो हाउस प्रॉपर्टी कर लीजिए। लेकिन जो हमारा शेयर मार्केट के लिए इंपॉर्टेंट है वो है कैपिटल गेन वाला सबसे पहले, तो जिसमें हम शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन दिखाएंगे। दूसरा है 112A जिसमें लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन दिखाएंगे, तो ये हमें सिलेक्ट करना जरूरी है। उसके बाद नीचे हमारा आ जाएगा अदर सोर्स ऑफ इनकम। तो अदर सोर्स ऑफ इनकम में हमारा आएगा डिविडेंड। उसके बाद है हमारा बिजनेस ट्रांजैक्शन। तो बिजनेस ट्रांजैक्शन यहाँ पे सिलेक्ट नहीं करना है, वो हमारा अलग से बिजनेस में दिया हुआ है। तो यहाँ पे बिजनेस में हम स्पेक्युलेटिव बिजनेस प्लस फ्यूचर एंड ऑप्शन वाला बिजनेस दिखा सकते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले नेचर ऑफ बिजनेस में भी टिक करना है, शेड्यूल बैलेंस शीट में भी टिक करना है, फिर शेड्यूल मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में निकाल देना है। तो ये यहाँ पे बाय डिफॉल्ट आ रहा है। ट्रेडिंग अकाउंट रखना है, फिर शेड्यूल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी रखना है, शेड्यूल इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन तो ये भी रखना है। तो ये सारा हमारा शेड्यूल सिलेक्ट करना है। अब यहाँ पे हम जो इनकम दिखाएंगे फ्यूचर एंड ऑप्शन एंड स्पेक्युलेटिव की, उसमें हमने बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन किए उस तरह से दिखाएंगे। अगर आप बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन नहीं करते तो आपको ये सारी चीज़ सिलेक्ट करने की जरूरत नहीं है और आप डायरेक्टली बिजनेस प्रोफेशन में वो चीज़ दिखा सकते हैं। और नेक्स्ट है डेप्रिसिएशन। तो डेप्रिसिएशन हमारे लिए काम का नहीं है क्योंकि ये जो शेयर मार्केट वाला बिजनेस है उसमें डेप्रिसिएशन कुछ दिखाते नहीं है। तो अगर आप बड़ा ट्रांजैक्शन करते हैं और वहाँ पे कुछ एसेट परचेस करते हैं उसके डेप्रिसिएशन भी होता है तो ये सारा चीज़ दिखा सकते हैं। लेकिन क्योंकि यहाँ पे मैं मान लेता हूँ कि ये जो वीडियो है मोस्टली रिटेल पब्लिक ही देखेंगे कि जिसका प्रॉफिट फ्यू लैक्स में हो सकता है, तो क्योंकि वो सी अफोर्ड नहीं कर सकते तो इसीलिए ये वीडियो देख के फाइलिंग कर रहे हैं, तो इसलिए मैं यहाँ पे ये सारा चीज़ कवर नहीं कर रहा हूँ। अदरवाइज अगर आपके बहुत ही बड़े ट्रांजेक्शन है करोड़ों में तो आप टैक्स सेविंग के लिए जो भी एसेट परचेस करते हैं उसका डेप्रिसिएशन भी यहाँ पे दिखा सकते हैं। और यहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक कर लेता हूँ और सबसे पहले हम कैपिटल गेन वाले सेक्शन में चले जाते हैं और वहाँ पे शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म किस तरह से दिखाना है वो हम एंट्री देख लेते हैं। तो सबसे पहले हमें कैपिटल गेन वाले सेक्शन में चले जाना है और यहाँ पे मैंने 3 सिलेक्शन किया है। सबसे पहला है 11A, फिर 112A और एक ए सेक्शन है फ्रॉम सेल्स ऑफ एसेट अदर देन ऑल ऑफ द अबो लिस्टेड आइटम। तो कुछ ऐसी आइटम रहती है जो यहाँ पे फिट ना हो तो हम यहाँ पे दिखा सकते हैं। ये वाला हम 4 सिलेक्शन कर लेते हैं क्योंकि जहाँ पे इंडेक्सेशन का बेनिफिट मिल रहा है वहाँ पर ही हमें दिखाना है। अगर आपने गवर्नमेंट बॉन्ड में इन्वेस्ट किया तो यहाँ पे दिखाना पड़ेगा, डेट फंड में किया तो यहाँ पे दिखा सकते हैं और कंटिन्यू कर लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमारा लैंड और बिल्डिंग बोथ, तो ये वाला तो निकल ही जाएगा क्योंकि हमने सिलेक्ट ही नहीं किया है। यहाँ पे इक्विटी रिलेटेड जो भी शेयर है या फिर इक्विटी रिलेटेड म्यूचुअल फंड है उसका पूरा डिटेल यहाँ पे एंटर करना है। इसको हम सबसे पहले एक्सपांड कर लेते हैं, एड डिटेल करना है और यहाँ पे सेक्शन 11A में हमें दिखाना है। ठीक है, ये जो दूसरा वाला है हमारे लिए काम का नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पे हमें फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन एंटर करनी है। ठीक है, तो ऑलरेडी हमने डेटा बना के रखा है। फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन हमारी क्या है 20,500। ठीक है, 112A में, तो यहाँ पे 20,500। ठीक है, अब यहाँ पे है कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन विदाउट इंडेक्सेशन। तो यहाँ पे कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन का मतलब है कि हमने एसेट कितने में एक्वायर की थी, मतलब कि कितने में बाई की थी। तो यहाँ पे हमें ये फिगर एंटर करना है 20,230। उसके बाद है कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट या फिर एक्सपेंडिचर। ठीक है, तो यहाँ पे हमें एक्सपेंस में एंटर कर देना है जितने एक्सपेंस लगे। तो यहाँ पे 1123, तो 1123 ये हमारे एक्सपेंस है। तो ये हमारी एंट्री हो गई और यहाँ पे हमारा बैलेंस बन के ऑटोमेटिकली कैलकुलेट होके आ गया -853। तो जो हमने ऑलरेडी कैलकुलेट किया था और इसको हमें ऐड कर लेना है सिंपली। ठीक है, तो एक बार आपके डेटा बन गए फिर ITR फाइलिंग करने में इतना कोई भी प्रॉब्लम नहीं है और यहाँ पे आपका ये पूरा बन गया। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है 112A वाला, तो इसमें भी हम ऐड कर देते हैं और यहाँ पर भी आपको कंसिडरेशन बाय वैल्यू एंड जितना भी एक्सपेंस लगा वो एंटर करना है। ठीक है, अब क्योंकि यहाँ पे एक्चुअल में ये सारी एंट्री 0 थी, मैंने यहाँ पे डमी डेटा लिया हुआ है तो ये मैं डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, और यहाँ पे सारा चीज़ 0 आएगा। अगर आप एक्चुअल में फाइलिंग कर रहे हैं तो आपके जो भी यहाँ पे डेटा बन रहे हैं वो आपको एंटर करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं 0 करके ऐड कर देता हूँ और यहाँ पे 0 कैलकुलेट करके आ जाएगा। उसके बाद है बॉन्ड एंड डिबेंचर। तो यहाँ पे मैं ऐड डिटेल करता हूँ। यहाँ पर भी फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन, फिर कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन यहाँ पे एंटर करना है, कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट भी हमें यहाँ पे एंटर करना है। कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट का मतलब है कि आपने इम्प्रूव करने के लिए कोई कॉस्ट लगाई है जिसमें चार्जेस पे किए हो या फिर एक्सपेंस में सारी चीज़ आप एंटर कर सकते हैं। तो यहाँ पे गवर्नमेंट बॉन्ड में तो ये सारे कोई एक्सपेंस लगते नहीं, तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ हमें बाय एंड सेल वैल्यू एंटर करनी है। इसको मैं अभी ऐड कर देता हूँ, बाद में निकाल दूंगा। ये सिर्फ आपको एग्जांपल दिखाने के लिए ऐड किया है। फिर उसके बाद है फ्रॉम सेल ऑफ एसेट अदर देन अबो लिस्टेड। ठीक है, तो यहाँ पे मैं ऐड डिटेल कर देता हूँ
और यहाँ पर अलग अलग चीज़ है, शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म। तो यहाँ पे आपका लॉन्ग टर्म में इंडेक्सेशन लगेगा, शॉर्ट टर्म में तो आपका जितना भी प्रॉफिट या लॉस है वो डायरेक्टली आपका कंसिडर हो जाएगा। तो यहाँ पे फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन मुझे एंटर करनी है। तो फॉर एग्जांपल मैंने 10,000 रुपये में वो बॉन्ड या फिर डेट फंड सेल कर दिए, ठीक है। तो ये सारी चीज़ हमारे लिए काम की नहीं है, लेकिन यहाँ पे एक चीज़ काम की है, वो है कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन विथ इंडेक्सेशन। फॉर एग्जाम्पल आपने एसेट है वो 8,000 में बाई की थी, लेकिन यहाँ पे आपको इंडेक्सेशन भी काउंट करना है, ठीक है। तो यहाँ पे इंडेक्सेशन करके आप सर्च करिए तो आपको यहाँ पे इस तरह से एक टेबल मिल जाएगा। अब मैंने मान लीजिए कि ये जो एसेट है वो 3 साल पहले बाई की थी और अभी मैंने सेल कर दी है, तो यहाँ पे मुझे इस तरह से एक टेबल मिल गया। फॉर एग्जांपल एसेट मैंने 2019 में बाई की थी, तो यहाँ पे फिगर निकल के आ रहा है 289 और अभी मैंने सेल की फाइनेंशियल ईयर 2023 में, ठीक है। तो यहाँ पे मेरा फिगर निकल के आ रहा है 331, ठीक है। अभी मैंने जो एसेट है वो बाई की थी एक्चुअल में 8,000 में, लेकिन विथ इंडेक्सेशन मुझे कैलकुलेट करना है। तो आपको क्या सिंपल एक फॉर्मूला लगाना है कि 289 था तब उसका वैल्यू 8,000 था, तो 331 होगा तो उसका वैल्यू कितना होगा, ठीक है। तो सिंपल आप मैथमेटिक्स से लगा सकते हैं और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, 8,000 इंटू 331 डिवाइड बाई 289, ठीक है। इसका जो भी फिगर निकल के आ रहा है वो आप एंटर कर दीजिए। तो यहाँ पे फिगर बड़ा है और ये छोटा है, तो ऑब्वियसली इससे तो बड़ा ही निकल के आएगा। तो फॉर एग्जांपल मैं मान लेता हूँ, कोई कैलकुलेशन नहीं कर रहा हूँ, और यहाँ पे 9,000 निकल के आ रहा है, ठीक है। अगर आपका 8,000 बाई वैल्यू होता तो आपका टोटल 10,000 में से 8,000 माइनस करते तो आपका प्रॉफिट बन जाता 2,000। अब क्योंकि यहाँ पे इंडेक्सेशन लगा है तो आपका प्रॉफिट यहाँ पे कंसीडर होगा 1,000 रुपीज़, ठीक है। तो 1,000 रुपीज़ के ऊपर ही आपका टैक्स लगेगा। तो इस तरह से पूरा कैलकुलेशन होता है। तो यहाँ पे मैं एंटर करता हूँ कॉस्ट ऑफ इक्विजिशन विथ इंडेक्सेशन। तो मेरी एक्चुअल में यहाँ पे कॉस्ट 8,000 की थी, लेकिन विथ इन्फ्लेशन ये 9,000 होगी, ठीक है। तो मेरा यहाँ पे प्रॉफिट क्या बना 1,000, ठीक है। तो इस तरह से पूरा कैलकुलेशन होता है। बाकी कोई डिडक्शन में क्लेम नहीं कर रहा हूँ, तो ये मैं डिलीट कर देता हूँ और इस तरह से आप इसको ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे इस तरह से आपका पूरा कैपिटल गेन वाला सेक्शन खत्म हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे और एक चीज़ एंटर करनी है, अगर आपने वो नहीं की है तो यहाँ पे आपको एरर दिखाएगा, वो है लास्ट वाला एफ, इन्फॉर्मेशन अबाउट एक्चुअल रिसिप्ट ऑफ कैपिटल गेन, ठीक है। तो यहाँ पे एड डिटेल कर दीजिए और यहाँ पे आपको सारी चीज़ बाइफरगेट करके दिखानी है क्वार्टर वाइज, ठीक है। तो यहाँ पे शॉर्ट टर्म में तो हमारा लॉस दिखाया था, तो यहाँ पे तो कोई फिगर आएगा नहीं, तो यहाँ पे 0 एंटर कर देना है। उसके बाद है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्सेबल एट 10% रेट, ठीक है। अब देख लीजिए कि आपका कोई कैपिटल गेन है कि नहीं। तो यहाँ पे एक बार मैं टेबल ओपन कर लेता हूँ और यहाँ पे मेरा सिर्फ और सिर्फ ये नेट प्रॉफिट STCG था माइनस में और ये था 0, ठीक है। अगर आपका मान लीजिए कि यहाँ पे नेट प्रॉफिट 10,000 था और यहाँ पे आपने लॉन्ग टर्म वाला में मान लीजिए कि 2,000 का लॉस किया, तो आपका यहाँ पे टोटल 8,000 बनता, ठीक है। तो आपको 8,000 यहाँ पे शॉर्ट टर्म वाले में एंटर कर देने थे, ठीक है। यहाँ पे सिंपली आपको 8,000 एंटर कर देने थे। अब क्योंकि यहाँ पे एक्चुअल में कोई नहीं है तो मैं 0 एंटर कर रहा हूँ। या फिर उल्टा केस भी हो सकता है कि यहाँ पे -2,000 है और यहाँ पे 10,000 है, ठीक है। तो उस केस में आपको क्या करना है कि यहाँ पे 0 एंटर करना है, लेकिन यहाँ पे जो 10% वाला है वहाँ पे आपको 8,000 एंटर कर देना है। अगर मान लीजिए तीसरा केस है कि दोनों में प्रॉफिट है, तो फिर क्या करें, तो यहाँ पे 1,000 प्रॉफिट है, यहाँ पे 10,000 प्रॉफिट है। तो आपको क्या करना है कि यहाँ पे सिंपली फर्स्ट वाले क्वार्टर में आपको दिखा देना है, यहाँ पे 1,000 दिखा दीजिए और ये जो 10% है उसमें 10,000 दिखा दीजिए, ठीक है। अब यहाँ पे हमने बॉन्ड एंड डिबेंचर का भी देखा था, तो वो हमने जिस सेक्शन में एंटर किया है उसी सेक्शन में हमें एंट्री कर देनी है। तो यहाँ पे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्सेबल एट द रेट ऑफ 20%, तो यहाँ पे 20% उसके ऊपर टैक्सेबिलिटी लगती है। तो हमने 1,000 का वहाँ पे प्रॉफिट दिखाया था जिसमें हमने इंडेक्सेशन काउंट किया, वो यहाँ पे एंटर कर देना। अगर आपको फिर भी कोई कन्फ्यूजन लगे तो लास्ट में एरर आएगी, वो एरर में आप देख लीजिए कि कितना बन रहा है, उस हिसाब से एंटर कर दीजिए। लेकिन क्योंकि आपको पता है तो फिर एरर आने ही क्यों देना, ठीक है। यहाँ पे मैं सिंपली ऐड कर लेता हूँ। तो यहाँ पे जो एफ वाले सेक्शन में आप एंट्री कर रहे हैं उसका डेटा आप यहाँ से ही ले लीजिए पहले। तो STCG में आपका -800 है, LTCG में यहाँ पे 2,000 है, लेकिन वो किस में है 20% वाले में, और जो 10% वाला है उसमें 0 है। तो ये डेटा पूरा आप यहाँ से एक नोटबुक में लिख लीजिए और फिर एंट्री कर दीजिए। तो यहाँ पे आपका यहाँ पे जो क्वार्टर वाइज बाइफरगेशन है वो आ जाएगा। फिर मैं वापस से बैक टू स्केड्यूल चला जाता हूँ, बैक टू स्केड्यूल, ठीक है। अभी
यहाँ पे शेड्यूल 112A आया, तो एक्चुअली आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होगा तो वहाँ से आप एंट्री करके वो अल्टीमेटली एंट्री आपकी यहाँ पे ही होती, तो यहाँ पे आप एंट्री कर सकते थे। तो इसमें भी जो कैपिटल गेन वाला सेक्शन है वहाँ पे ही आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे आपको दो चीज़ दिखा रही है, डाउनलोड टेम्पलेट एंड अपलोड CSV। ठीक है, तो ये हमारा पार्ट हो गया पूरा कैपिटल गेन वाला। अभी बात आती है कि अभी हमें फ्यूचर एंड ऑप्शन के ट्रांजेक्शन कैसे एंटर करने। ठीक है, तो यहाँ पे आपको सबसे पहले नेचर ऑफ बिजनेस एंटर करना है, तो यहाँ पे एड डिटेल कर दीजिए और यहाँ पे आपको जो सिलेक्ट करना है 13/0/18। ठीक है, अदर फाइनेंशियल इंटरमीडिएट सर्विसेज। ठीक है, तो ये क्या है, इसमें आप एंटर कर सकते हैं, लेकिन मोस्ट प्रेफरेबल तो वही है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं अभी फ़िलहाल इसको एंटर कर देता हूँ 013 ट्रेडिंग, या फिर कोई भी नाम दे सकते हैं, और अगर नहीं भी देते तो प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे डिस्क्रिप्शन लिख सकते हैं कि क्या आप कर रहे थे, तो यहाँ पे FNO ट्रेडिंग इन जेरोदा इस तरह से लिख सकते हैं और यहाँ पे ऐड कर दीजिए। ठीक है, तो ये आपका बिजनेस ऐड हो गया। फिर दूसरा पार्ट है ट्रेडिंग अकाउंट, तो ट्रेडिंग अकाउंट में आप चले जाइए और यहाँ पे रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, तो यहाँ पे ऐड डिटेल करिए, यहाँ पे एडिट कर लीजिए। यहाँ पे मुझे क्या करना है, टर्नओवर फ्रॉम ऑप्शन। ठीक है, ऐड करना है। दूसरा है टर्नओवर फ्रॉम फ्यूचर। ठीक है, यहाँ तो फ्यूचर एंड ऑप्शन का जो भी टर्नओवर है एंटर कर देना है, तो यहाँ 9 फ्यूचर का टर्नओवर है। ठीक है, तो ये दोनों का टर्नओवर का अल्टीमेटली समेसन ही हो जाएगा और यहाँ पे सेव कर लेना है। ठीक है, तो ये हमारा टोटल रेवेन्यू हो गया कि कितने का माल सेल किया है। इस तरह से यहाँ पे कैलकुलेट होता है अगर आपका एक्चुअल बिजनेस है तो, लेकिन यहाँ पे क्योंकि फ्यूचर एंड ऑप्शन है तो हमें इस तरह से दिखाना है। ठीक है, अब दूसरा है डायरेक्ट एक्सपेंसेस। तो डायरेक्ट एक्सपेंसेस में यहाँ पे ऐड डिटेल करना है और यहाँ पे जैसे टर्नओवर था वैसे बाय वैल्यू ऑफ ऑप्शन, दूसरा बाय वैल्यू ऑफ फ्यूचर, तीसरा है एक्सपेंसेस। तो यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि एक्सपेंसेस आपको टोटली लगाने हैं, तो यहाँ पे जो भी बाय वैल्यू है वो एंटर कर देना है। तो यहाँ पे बाय वैल्यू क्या था, ये ऑप्शन का है, तो यहाँ पे हमने बाय वैल्यू ऑलरेडी कैलकुलेट किया था, तो ये ऑप्शन का बाय वैल्यू यहाँ पे एंटर कर देते हैं और फ्यूचर का बाय वैल्यू यहाँ पे एंटर कर देते हैं और हमारा टोटल जो भी एक्सपेंस था वो एक्सपेंस यहाँ पे एंटर कर देते हैं। ठीक है, तो ये सब का मिला के यहाँ पे एक वैल्यू बन गया और कितना प्रॉफिट एंड लॉस हुआ वो हमें यहाँ पे दिखा रहा है। तो यहाँ पे अगर आप टोटल करेंगे तो इसका टोटल भी 10,52 आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे ये हमारा टोटल बन गया और यहाँ पे मुझे कंफर्म कर लेना है। ठीक है, तो ये हमारा ट्रेडिंग अकाउंट हो गया। फिर P&L में चले जाना है और यहाँ पे ऑलरेडी ये कैलकुलेट होके आ गया है, इसको कंफर्म कर लेना है। ऑलरेडी मैंने किस तरह से ITR 3 फाइल करना है उसमें सारा डिटेल में समझाया हुआ है, लेकिन क्योंकि आपको ओवरव्यू मिल जाए तो इसीलिए मैं वीडियो बना रहा हूँ। ठीक है, तो ये सारी चीज़ों का कैलकुलेशन कैसे करना और कहाँ कहाँ पे आप ये सारी एंट्री दिखा सकते हैं उसके बारे में मैंने डिटेल में बात की। अब यहाँ पे इंट्राडे वाला जो है उसका थोड़ा सा बाकी है, क्योंकि ये जो है आप एक्चुअल फाइलिंग देखेंगे तभी आपको ज़्यादा आइडिया लगेगा। और मैं यहाँ पे ITR 3 फाइलिंग का एक डिटेल में वीडियो लेके आऊँगा, तो ये सारी चीज़ें जो छोटी छोटी है उसका एक छोटा इन्फॉर्मेशन मिल जाए, इसीलिए ये वीडियो बना दिया। और ये वीडियो काफ़ी लंबा भी हो गया है, तो यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा मैं डिटेल में नहीं जाता हूँ और आशा करता हूँ कि यहाँ पे मैंने जो छोटी छोटी डिटेल समझे वो सारी आपको समझ में आ गई है। अगर आपको फिर भी कोई डाउट है तो मुझे डायरेक्टली मेरे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं या फिर नीचे कमेंट करके भी बता सकते हैं। तो आशा करता हूँ कि यहाँ पे मैंने जो भी इन्फॉर्मेशन दी वो आपको सारी समझ में आ गई होगी। अगर समझ में आ गई तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। एंड लास्ट में इस वीडियो को एंड तक देखने के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद।